बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब ने देखा कि कल से जो हमें अखबारों के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें मिल रही हैं कि जो उमर साहब की सरबराही में सरकार बनी, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें सेंटर से स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। और ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि अब उमर साहब यूनियन गवर्नमेंट से टाइम सीक कर रहे हैं ताकि वो कैबिनेट की रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है, जो उसमें मुतालबा किया गया है टोटल रेस्टोर करने का, ही कैन पुट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका हक है वो कुछ भी कहें, कुछ भी पास करें, लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेटहुड, इन सारी चीज़ों पर लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज़ उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं। अच्छी बात है वो कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन वो आधी चीज़ ही क्यों कह रहे हैं, सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है। इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35A की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है, जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिबेट हो रहे हैं, और दूसरा कुछ लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है या पकी हुई है पहले से ही एनसी और बीजेपी के बीच। आंख बचोली का खेल खेला जा रहा है। सेंटर को वैसे भी स्टेटहुड एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस आज नहीं तो कल देना ही है। तो उमर साहब जस्ट वांट्स टू बी काउंटेड इन मार्टियर्स। स्टेटहुड की बात करके वो बाकी जो मेन इश्यूज हैं उनसे भागना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है, हम उमर साहब को यह याद दिलाएंगे कि उनकी जमात का पहले दिन से ही यही वतीरा रहा है। जब मरहूम शेख साहब महाराजा से इलाक़ के बाद पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद वज़ीर आज़म बने, तो 1953 में जब उन्हें बर्खास्त किया गया तो 22 साल के बाद वो कांग्रेस की मदद से वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वज़ीर आला के तौर उन्होंने हलफ लिया। और आज जिस तरह शेख साहब ने बिट्रेल किया, बिल्कुल वही चीज़ आज उमर साहब कर रहे हैं। जो बड़े दावे लेके आए थे, जिस असेंबली को उन्होंने म्युनिसिपलिटी कहा था, जिस सरकार को म्युनिसिपलिटी कहा था, आज एक दिन में जब ओथ लिया तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, 3 बार उमर साहब ने ड्रेस चेंज किया एक दिन में। एक तरफ कह रहे हैं कि कश्मीरी बड़े मातम में है, म्युनिसिपलिटी बन गई। सुबह जब शेख साहब के मज़ार पे गए तो उनका एक ड्रेस था। इट कैन बी हिज पर्सनल थिंग, ही इज एट लिबर्टी टू डू व्हाट ही वांट्स, बट सिंस ही इज द चीफ मिनिस्टर वी हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स। मेरे हिसाब से उनके लिए मातम का दिन होना चाहिए था जब उन्होंने ओथ लिया। बाकी फॉर्मेलिटी ठीक है कहना अब ये गवर्नर आज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन लेट ऑल ऑफ यू मार्क द थिंग। सुबह उन्होंने मदार शुहदा अपने दादा जान के कब्र पे जाके, मरहूम शेख साहब के कब्र पे जाके, उनका ड्रेस एक था। फिर जब ओथ लिया तब दूसरा ड्रेस था। जब सेक्रेटरीट गए तब तीसरा ड्रेस था। तो इसका मतलब वो तो खुशी से उछल नहीं रहे थे कि मैं सीएम बन गया। जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई वो जहाज का खिलौना देते, कहते देखो बेटा ये तो जहाज जा रहा है, हमने आपको ला के दिया। What was the fun? He should have been serious that day. उनकी सीरियसनेस का
मैं फिर कहता हूँ उनकी ज़ाती चॉइस है, मैं कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ से आप सब लोग मार करें कि दिन में जो आदमी 3 ड्रेस चेंज करे ओस्ट के दिन, इसका मतलब है कि जो रियल इशूज हैं, ही इज नॉट बॉदर्ड। वो खुश थे कि किसी तरह से लंगड़ी लूटी कुर्सी हमें मिल गई, और अगले दिन उन्होंने उससे भी गड़बड़ कर दिया लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए कि अब मैं सेंटर से स्टेटहुड वापस ले रहा हूँ। अरे भाई, आपने इलेक्शन जब लड़ा तब आपने बहुत बड़ा लंबा एजेंडा दिया था, अब तो आप उसे भाग रहे हैं। लिहाजा हमें यही और इस लग रहा है कि इस बहाने वो बीजेपी से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्हें मोदी जी, अमित शाह जी की खूब जमकर तारीफ की। हम मानते हैं कि उन्हें सरकार चलाने के लिए सेंटर का ताउन चाहिए, और हम सेंटर से भी अपील बार बार करते हैं एज सिटीजन ऑफ दिस प्लेस कि सरकार, उनकी जो सेंट्रल सरकार है वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को भरपूर सपोर्ट दे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज पर, डेवलपमेंटल इशूज पर। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उमर अब्दुल्ला अपनी सारी खुद ही सारा कुछ मतलब छोड़ दें। वो बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी से, बीजेपी सरकार से ताल्लुकात बढ़ाने का। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हमारा यही है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये वजाहत करें, जैसा उन्होंने भी पीछे भी कहा कि जब तक ये सरकार है वो 370 इनसे वापस लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, इनसे मांगेंगे नहीं। तो मेरा फिर उनसे सवाल है कि क्या अगर बीजेपी 100 साल तक पावर में रहेगी, शुड कश्मीरीज वेट फॉर 100 years to ask for their rights and not talking of seeking for their rights? पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जगह, सिर्फ कहने से भी अगर वो कहते हैं बात तब तक नहीं करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं उनसे कहना चाहूंगा, उन्होंने ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है, उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी, इस चीज की वजाहत करें। हम उन पर ये छोड़ते हैं ये सवाल का जवाब। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है कि दरबार मुल्क की जो ट्रेडिशन है वो चलती रहे। ये एक बॉन्डिंग है दो रीजन्स के दरमियान, इसमें सिर्फ ये देखना कि कुछ करोड़ का खर्चा आता है, आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइड। उससे ज़्यादा ये दो रीजनों के दरमियान एक मतलब इंटीग्रेशन का काम करती थी, सोशल इंटीग्रेशन का, मॉरल इंटीग्रेशन का। एक दूसरे को जम्मू और कश्मीर के लोग समझते थे और एक दूसरे से दूर करने का काम दरबार मुल्क ने किया है। हम उमर साहब से बड़े अदब के साथ कहना चाहेंगे कि वो इतना बता दें कि उनकी सरकार का कैपिटल जम्मू है या श्रीनगर है या दोनों है। तो अगर आपको इन हवाले से कोई बात पूछनी हो तो हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। जो हमारा एजेंडा 2008 से जिस तरह हम असेंबली में बात करते थे, हमारी पार्टी, बात सुनिए ना, आप बार बार मुझे क्यों वो चीजें कह रहे हैं जो आपको कोई और कह रहा है कहने के लिए। मैं तो मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल लोगों से पूछ के किया जाए। अगर उससे कोई अच्छा हल मोदी जी के पास या किसी और के पास है, टेबल पे आके बात करें। अभी जयशंकर जी भी पाकिस्तान गए थे, तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने पर्दे के पीछे तो कुछ मतलब है ना, वो ना करके हाँ उन्हीं से कर बैठे। मैं पता है कि कुछ न कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि दोनों मुल्क इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं, दुनिया आगे जा चुकी है। अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो कश्मीरी को जीने दें, हिंदुस्तानियों को जीने दें, पाकिस्तानी को जीने दें। ये सब कॉन्टेंट में पीस आना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसाफ हो। मैं ये करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि वो पूरा करें, उमर साहब को मुबारकबाद देती और फिर कहा कि उनका सपोर्ट भी होगा, वो वही चीज़ करें। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब दफ़ा 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, हम सब 15-20 दिन एक अनसर्टिनिटी का दौर पूरे जे.एंड.के में रहा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सशस्त्र फोर्सेस की काफ़ी तादाद यहाँ पर आई थी। अजीब अजीब सर्कुलर्स निकाले जा रहे थे, हर कोई सोच रहा था क्या होगा। तो तब जो बाकी अदर देन एनसी जो जमातें थी, मैडम भी उसमें थी, हम भी थे, बाकी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया था फारूक साहब से कि बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर की, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि तीनों एमपी इनके आए थे, इलेक्शन ताज़ा ही हुआ था पार्लियामेंट का। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रिफ्रेश अपनी। हमने कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें कि कहानी क्या है, अनसर्टिनिटी क्या है। इफ यू रिमेंबर, फारूक साहब ने तब कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन ना जाए, एनसी के 3 एमपी जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हमने भी कहा था इसी बात है, अगर इनके एमपी जाते हैं तो मिलते हैं, मिलके वहां से जवाब लेके आते हैं।
लेकिन उसके बाद जब वो मिलने गए 3 MP नहीं गए, बल्कि हसन मसूदी साहब गए, फारूक साहब गए और उमर अब्दुल्ला साहब गए। 1 अगस्त या 2 अगस्त की तारीख थी। उसके बाद जब वो वापस आए, पहले उन्होंने झूठ बोला कि 3 MP जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था जिसमें मैडम जाती, कोई और लोग जाते, उन्होंने उसको सबटाज किया था। यादाश्त अपनी आप रिफ्रेश करें, और मैं कौम से भी कहता हूँ वो भी अपनी यादाश्त ताज़ा करें, हमारी यादाश्त मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन को सबोटाज करने के लिए पहले कहा MP जाएंगे, फिर MP 2 ही गए और अकबर नून साहब की जगह उमर साहब गए, अगर आपको याद होगा। तो वहां से आने के बाद फारूक साहब ने यह कहा कि मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है, यकीन दिया है कि 370 के साथ कुछ नहीं होगा। 3 दिन कश्मीरी बल्ले बल्ले मजे लेते रहे, कुछ नहीं होगा, और 5 तारीख को 370 हट गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि NC को बिल्कुल 100% पता था कि 370 हट रहा है, और आज NC की 45 सीटें आना, इसके पीछे भी भरपूर बीजेपी का सपोर्ट था। जो अब कहानी, जो अब पर्दा हट रहा है, मेरी बेल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंट, फिर मुझे बारामूला में कैंपेन नहीं करने देना, बांडीपोरा में आधे से वापस लाना, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पूरा पुलिस के जरिए एक पर्टिकुलर लोगों को हेल्प कराना, ये सब आपने देख लिया। तो बीजेपी भी चाहती थी कि उन्हें कठपुतली एक रबर स्टैंप चाहिए, और उमर अब्दुल्ला साहब से अच्छी रबर स्टैंप उनके पास कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही तरीके से उमर साहब को भरपूर सपोर्ट दिया, और उन्हें इंश्योर किया कि उनको ऐसी मेजॉरिटी मिले। और आप ये भी देख लें, जो 4 या 5 इंडिपेंडेंट MLA भी जीत के आए, वो सारे उमर साहब के साथ गए। फिर कांग्रेस इस कैबिनेट में आई नहीं। कहते हैं ना, गुरसस पर दूसरी कहावत कहते हैं कि ग्रेप्स आर सुअर पिलम लते देखिएगा, वही तो कांग्रेस ने किया। और कहीं मुझे लग रहा है कि उमर साहब को बीजेपी ने कन्वे किया कि कांग्रेस से दूर रहे। नेशनल लेवल पे कांग्रेस बीजेपी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो तरीके से उमर साहब बीजेपी के बहुत नजदीक जा रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने, और जो गुपकार अलायंस बना था, मैं आज पूछना चाहता हूँ, जब आपने गुपकार अलायंस बनाया, मैडम से भी पूछना चाहता हूँ, सज्जाद साहब से पूछना चाहता हूँ, उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, तारगानी साहब से पूछना चाहता हूँ, वो गुपकार अलायंस था क्या? अब इलेक्शन खत्म हुआ है, आज तो हम आपसे हिसाब ले लेंगे, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। गुपकार अलायंस भी 100% दिल्ली की एजेंसियों ने बनाया था, मोदी जी ने बनाया था, सिर्फ इसलिए कि एक डाइवर्शन हो जाए। इंजीनियर को जेल में डाल दिया, हुर्रियत वाले जेल में है, कोई वहां बात ना करे, लोगों को एक झूठी उम्मीद खड़ी रहे कि गुपकार अलायंस कुछ न कुछ करेगा। किया कुछ नहीं, कशिर थकने हमें थकाया गया, कौम को थकाया गया। और फिर इलेक्शन के बाद एक और यू टर्न, ताकि पूरा 98, 370, 35 से सब कुछ के कफन दफन का इंतजाम एक बार फिर फारूक साहब और उनकी पार्टी के हाथों हो रहा है।